नमस्कार। न्यूज 18 में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आज बात हम राजनीति की करेंगे, बिजनेस की भी बात होगी, कुछ पब्लिक पॉलिसी की बात होगी और बात होगी कि बिहार किस स्थिति में है, क्योंकि हम लोग चुनाव फेस करने जा रहे हैं अगले 2 महीने में, 3 महीने के अंदर। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऋतुराज सिन्हा है, यंग लीडर है, डायनेमिक है, पढ़े लिखे हैं। इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता दूं। इनकी शुरुआती पढ़ाई डॉन बॉस्को से, उसके बाद यहां से दून स्कूल चले जाते हैं, फिर लंदन बिजनेस स्कूल से भी पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो ओवर क्वालिफाइड है एक तरह से, बिहार के लिए ओवर क्वालिफाइड है। मे बी जहां जहां लोग डिग्री एक दूसरे से डिग्री मांगते हैं, वहां मैं देखता हूं ये जो लिस्ट है, ये तो सही वाले है ना, ये सब सारे जितने भी हैं। दून स्कूल, डॉन बॉस्को तो एक अपना एक इतिहास है, लंदन बिजनेस स्कूल, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। देखिए, मेरा मानना है कि शिक्षा जीवन में भाग्य से मिलती है। मैं सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूं कि मुझे जीवन में अवसर मिला, लेकिन मेरा यह भी मानना है कि शिक्षा और समझ का कुछ को रिलेशन तो है, पर ऐसा नहीं है कि खाली जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा आदमी ही समझदार हो सकता है। हमारे गांव खेड़े में आपको अनेकों लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनकी हर एक रूप की समझ, बिजनेस की, राजनीतिक, सामाजिक, बिना किसी डिग्री के भी बहुत उत्तम श्रेणी की है। तो खैर, जो चीजें आपने सीखी है, अपने पब्लिक पॉलिसी, लीडरशिप और बिजनेस की भी पढ़ाई अच्छी खासी की, आप एक बिजनेस भी चलाते हैं, उसका लगता है कि कहीं कुछ बिहार को फायदा दे पाए कुछ हद तक भी? नहीं, देखिए, मेरा ये मानना है कि कोई भी उद्यम, मैं अपने उद्यम की बात नहीं कर रहा, कोई भी उद्यम जो 4 रोजगार पैदा करता है, वो कहीं ना कहीं समाज में कंट्रीब्यूशन, एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करता है। कोई भी व्यवस्था जो 10 पैसा भी टैक्स भरती है, वो कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से एक बड़ा योगदान करती है। तो जो उद्यम मैंने किया या मेरे पिताजी के माध्यम से मुझे जिसमें सहयोग करने का अवसर मिला, उसने भी रोजगार सृजन के क्षेत्र में और बिहार में ही टैक्स भरने के क्षेत्र में एक भूमिका निभाई है, और उस भूमिका को लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि उद्यमिता जो है वो साइज से नहीं जोड़ के देखनी चाहिए कि कितने बड़ा काम आप करते हैं, कितने बड़े स्केल पे। एक पोल्ट्री फार्म जो लड़का चला रहा है, चाहे फिशरी का जो काम कर रहा है, चाहे जो अपना पढ़ाई लिखाई करके आया दिल्ली से, लेकिन अपने गांव में परिवार में वापस आके भुट्टा का खेती कर रहा है, एथेनॉल को बेच रहा है, जो भी किसी भी स्तर पर टूरिज्म में या किसी भी इसमें अपना काम कर रहा है, जो भी 4 लोगों को रोजगार देने की क्षमता रखता है, ऐसे युवाओं की जरूरत बिहार को सर्वाधिक है। देखिए, एक मेरा पिछला भी अनुभव रहा। शुरू में मैं गुजरात में काम किया बहुत लंबे अरसे पहले, तो वहां के ज्यादातर जो पॉलिटिशियंस होते थे वो कुछ न कुछ बिजनेस भी जरूर करते थे। मतलब जो वो एंटरप्रेन्योर भी थे, मतलब 500 आदमी को, 400 आदमी को नौकरी पे भी रखते थे और आधा समय बिजनेस में और आधा समय पॉलिटिक्स में देते थे। लेकिन नॉर्थ के स्टेट्स की बात करें, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब राज्यों की बात करें, तो लोग फुल टाइम पॉलिटिशियन है और बिजनेस स्किल की लोगों में आमतौर पर कमी देखी जाती है। नहीं, देखिए, परिवेश को समझना चाहिए। जैसे आज के बिहार को अगर हम देखें तो जो हमारे प्रमुख नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, ज्यादातर ऐसे नेता हैं जो छात्र आंदोलन से राजनीति में आए। 75 का दशक वही था, 70 का दशक था, 90 में मंडल कमीशन के समय भी भारी संख्या में छात्र जो है राजनीति में आए। तो उनके पास तो अवसर ही नहीं था कि वो कुछ और करते। लेकिन आज 2025 में जब हम बैठे हैं, दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है रोजगार सृजन का। हमारी राजनीति में जो खर्च बैठता है, अब वो सादा जीवन उच्च विचार वाला सिस्टम तो है नहीं। तो इन सारे अलग अलग मुद्दों को अगर आप पकड़ के देखेंगे तो मेरा मानना है कि 2025 में अगर किसी को राजनीति का चॉइस करना है तो उसके लिए आवश्यक है कि पहले वो अपने घर की व्यवस्था किसी व्यवसाय से या किसी और माध्यम से तय कर ले, तब राजनीति में कूदे। नहीं तो सबकी जरूरतें हैं, सबके परिवारों की जरूरतें हैं, आपको मजबूरन गलत कदम उठाने पड़ेंगे।
इसलिए पॉलिटिक्स में आना है, सुचिता के साथ राजनीति करनी है, तो पहले अपना कोई आर्थिक व्यवस्था देख के आए। ऐसा मैं कई बार अपने युवा मित्रों को कहता हूं। आप महसूस करते हैं कि मतलब 100% लोगों को करना चाहिए? 100%। अच्छा, आप बात कर रहे थे 1974 का जो एरा था, उसके बाद देश में 1975 में आपातकाल भी लगा, उससे बहुत सारे लोग जुड़े भी, और खासकर बिहार में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो 3-4 आपके शीर्ष के नेता हैं बिहार में, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जी, सुशील कुमार मोदी, रविशंकर प्रसाद, और भी काफी सारे लोग आप जोड़ते जाइए, लगभग आधे दर्जन के आसपास। लेकिन वो जो एरा था उसका भी अवसान हो रहा है। 1974 से लेके ये 2025 का जो वक्त है, वो फेज भी मुझे लगता है कि खत्म हो रहा है। अब बिहार को रीसेट करने की जरूरत है। जैसे कंप्यूटर आप रीसेट करते हैं या लैपटॉप या मोबाइल को रीसेट करते हैं, तो बिहार को भी वो समय आ गया कि रीसेट करने की जरूरत है। देखिए, ये लॉ ऑफ नेचर है, प्रकृति का विधान है। जो 75 में युवा थे, कॉलेज में थे, उनकी आयु होना स्वाभाविक है। 50 साल तक एक लंबी राजनीतिक सफर उन्होंने तय किया। बड़ी भूमिका बिहार में, वो लालू जी कहें, नीतीश जी कहें, सुशील जी कहें, रामविलास जी कहें, अन्य अनेकों बहुत बड़ी भूमिका बिहार को क्राफ्ट करने में सबने लगाई। अब स्वाभाविक रूप से 2025 में बिहार एक क्रॉसरोड पे खड़ा है, एक ऐसे मुकाम पे खड़ा है जहां पे बिहार में नया एजेंडा, नया नेतृत्व स्वाभाविक रूप से आएगा, क्योंकि उम्र का भी तकाजा रहता है। मैं नहीं कह रहा कि कोई रिटायर हो गया या होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि अब आज की जो पीढ़ी है उसको भूमिका निभाने का समय आ रहा है। और 1990 के एजेंडे पे 2025 की राजनीति नहीं हो सकती। आज बिहार की जरूरतें अलग हैं, 1990-2000 में अलग थी, तो आज के हिसाब से फ्यूचर का एजेंडा बनाना पड़ेगा। आप उसको एजेंडा रीसेट भी कह सकते हैं। 1990 से 2025 के बीच आते हैं तो बिहार ने काफी एक इन्फ्लक्स देखा, सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे काफी सारी चीजें रीडिफाइन हुई। हम लोग सभी मान के चलते हैं कि बिहार का जो सामाजिक एक व्यवस्था था, ताना बाना था, उसमें बड़ी बड़ी असमानता थी, छुआछूत, ऊंच और नीच का भाव, वो लगभग खत्म किया लालू और नीतीश का जो पीरियड रहा। लेकिन जब पूरे दुनिया में उदारीकरण का दौर चल रहा था, बिहार में इसकी कहीं चर्चा तक नहीं थी, दूर दूर तक कहीं चर्चा नहीं थी। यही वजह है कि हम लोग काफी देर से शुरू हुए। इसका कहीं अब इसकी भरपाई हम लोग कैसे करेंगे? देखिए, एक क्षेत्र को दूसरे से तुलना करके शायद देखना उचित नहीं होगा, क्योंकि हर एक का अपना बैकग्राउंड है। बिहार 75 के दशक, 90 के दशक की भी बिहार को अगर समझना है तो आपको लोहिया जी से स्टार्ट करना पड़ेगा। लोहिया और जयप्रकाश का सामाजिक जो ओरिएंटेशन रहा, समाजवाद जिसको आज हम कहते हैं, उसमें सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जो मुहिम जरूरी थी वो चली, उसको ठीक भी किया गया। फिर एक समय 2005 का आया कि बिहार ने इस बात को समझा कि सामाजिक न्याय के साथ विकास भी अत्यधिक जरूरी है। नीतीश कुमार जी को बिहार ने सर आंखों पे लिया, नीतीश कुमार जी ने एक बड़ी भूमिका निभाई। पर आज के डेट में अगर हम देखें तो सही मायने में पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति के आय के मापदंड पे, या बिहार के जीडीपी, जो स्टेट की जीडीपी है उसके आधार पर, या बिहार की जीडीपी का जो ग्रोथ है उसके आधार पर, विभिन्न मानकों पे, सुविधाओं में भी देख लीजिए, बिहार में बहुत काम हुआ है। लेकिन अभी उतना ज्यादा काम होना बाकी भी है। तो बिहार इज इन कैचअप मोड, और अभी इसलिए जरूरी है जब हम कैचअप मोड में हैं कि हम सही दिशा में और सही गति से आगे बढ़े, क्योंकि हमको हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश जैसे, उनको कैचअप करना है। यह मेरा मानना है। विकास हो रहा है लेकिन उनका ज्यादा विकास हो रहा है, मतलब हमारे मुकाबले नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश 2010 के आसपास अगर देखें, हम लोग भी उत्तर प्रदेश जाते रहे हैं, तो उस समय लगता था कि यूपी बिहार लगभग एक ही सिचुएशन में चलता था। ये 15 साल में आप देखेंगे कि आज के डेट का जो यूपी है उसका लुक, लखनऊ शहर की व्यवस्था, बाकी सारी चीजें, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत सारी चीजें एक अच्छे गति से, तीव्रता से हुई। तो यूपी में क्या हुआ, 15 साल में काफी बड़ी छलांग लगी है। बिहार में भी काम हुआ है,
पर अब जरूरी है कि बिहार भी यूपी के जैसा एक बड़ा छलांग लगाए। आप तो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं। एक टर्म कॉइन हुआ था जिसमें बिहार सबसे आगे था। बीमारू राज्य की जब बात आप करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो बिहार उसमें सबसे आगे है। लेकिन अभी जो देख रहे हैं कि जिस तरह से डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स हो रहा है नीतीश कुमार का, बड़े बड़े जो बिग टिकट इन्वेस्टमेंट है या बड़े बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, कल का ही हमने देखा जो मोकामा में आपने देखा कितना बड़ा वो 6 लेन का गंगा नदी के ऊपर पे ओटा पे पुल बना है। या यहाँ से आप गया जाते हैं पटना से, तो पहले 6 घंटे लगते थे, अब 1.5-2 घंटे में आप पहुंच जाते हैं। या आप नालंदा का फिर से देख लीजिए, जो नालंदा यूनिवर्सिटी आपने देखा, IIM बोधगया देखिए, IIM बोधगया के बोर्ड वाला आपने देखा, हाँ, जो नई यूनिवर्सिटी बनी है। बिल्कुल, नालंदा यूनिवर्सिटी हो या बोधगया में जो IIM बना है वो देखने लायक है। तो इससे परसेप्शन कहीं ना कहीं चेंज होता है बिहार का कि टाइम फॉर बिहार हैज कम। देखिए, बिहार का समय आ चुका है और उसके 2-3 कारण मैं आपको बताता हूं। देश की 10% आबादी बिहार में रहती है। 140 करोड़ देश की आबादी, लगभग 14 करोड़ बिहार की आबादी, 10% आबादी देश की बिहार में। देश की मीडियन एज, औसत आयु 28 वर्ष, बिहार की औसत आयु 23 वर्ष। तो एक तरह से बिहार जो है, बिहार विल बिल्ड भारत। बिहार के पास वो युवा शक्ति है कि वो भारत के निर्माण में एक भूमिका निभा सकता है। खाली रोड कंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। IAS ऑफिसर भी बिहार देगा, CEO भी बिहार देगा, जनरल मैनेजर भी बिहार देगा, पत्रकार भी बिहार देगा, डॉक्टर इंजीनियर भी बिहार देगा और दे रहा है। अब इसको हमको एक और बड़े स्केल पे करने और सोचने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि बिहार इज रेडी, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे लीप फ्रॉगिंग, एक बड़ी टेक ऑफ के लिए। तो बिहार 2025 में विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। राजनीति की बात होती है तो जो युवा शक्ति है, युवा टैलेंट है बिहार में, चाहे वो चिराग पासवान हो, प्रशांत किशोर भी युवा ही हैं, सम्राट चौधरी हैं, आप हैं, तेजस्वी यादव हैं, और भी तमाम जो चेहरे हैं, उसमें लगता है कि ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल कौन है जो मतलब पॉलिसी लेवल पे और बिहार के लिए लड़ाई लड़के, केंद्र से लड़ाई करके बिहार के लिए, समग्र विकास के लिए, बिहार के लिए कोशिश कर सकता है। मैं तो बायस पार्टी हूं भाई साहब, मैं कैसे बोलूंगा, ये तो जनता ने तय करना है। देखिए, लेकिन अच्छी बात क्या है? हाँ। अच्छी बात यह है कि बिहार में युवा चेहरे फोर फ्रंट पे विभिन्न पार्टियों से आए हैं। जनता ने भी बहुत सीरियसली उनकी बातों को सुना है। और मुझे लगता है बिहार के जनता की जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है वो अद्भुत है। मैं थोड़ा विषय से अलग हट रहा हूं, लेकिन मैं जैसे अभी तात्कालिक उदाहरण दे रहा हूं। SIR के मुद्दे को ले लीजिए। ये इतना ज्यादा हल्ला हंगामा इसको लेके विपक्ष कर रहा है, पर बिहार की जनता बहुत सेटिस्फाइड और बहुत ही अस्थिर से है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे अपना वोट बचाने के लिए क्या करना है, BLO को कैसे पकड़ना है, क्या फॉर्म भरना है। जमीन पर मुखिया जी को और उप मुखिया जी को और गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं, युवा हैं, उन सबको ऐप पता है कि कौन सा इलेक्शन कमीशन के ऐप पे चला के हम वोटर कार्ड है कि नहीं, कट गया, क्या हो गया, क्या भरना है, सबको पता। क्योंकि लोग सरकारी फायदा ले रहे हैं बहुत सालों से यहाँ। तो बिहार की जनता बहुत परिपक्व है पॉलिटिकली, अपने अधिकार को भी समझती है और अपने लिए नेतृत्व कौन सा ठीक है उसको भी चुनने के लिए पूरी तरह सक्षम है। इसलिए आप समय दीजिए, देखिए बिहार की जनता खुद सामने खंगाल के रख देगी कि कौन इन युवा पीढ़ी में कौन चाहिए और किसको वो उपयुक्त समझते हैं। दो व्यक्तियों पे आपसे जानना चाहूंगा। एक तो महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी और तेजस्वी की यात्रा हो रही है, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी लगातार 2022 के बाद से कमोबेश वो भी ग्रामीण बिहार में घूम रहा है। राहुल की यात्रा का, राहुल और तेजस्वी की जो जोड़ी है वो कितनी प्रभावी रहने वाली है? ये जो यात्रा है, ये वोट अधिकार यात्रा, शायद इसका नाम इन लोगों ने दिया है ये, लेकिन एक्चुअली ये वोट अधिकार यात्रा नहीं, ये यात्रा है SIR को फेल करने के लिए। क्योंकि इनको पता है कि 31 अगस्त तक जिनका भी आपत्ति दर्ज करना है
वोटर लिस्ट को लेके उसका समय 31 अगस्त तक है। तो इन्होंने बकायदा 15 अगस्त से शुरू करके 31 अगस्त तक ये रैली बनाई है। जमीन पर ये चाहते नहीं कि वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का काम हो। तो इनकी जो पॉलिटिक्स है ये नेगेटिविटी की ओर जा रही है। ये लोकतंत्र को मजबूत करने की बात तो करते हैं लेकिन काम उल्टा करते हैं और बिहार की जनता देख रही है। और मुझे लगता है कि राहुल जी की शायद बिहार के बारे में क्या समझ है इसके ऊपर मैं कम टिप्पणी करूं तो बेहतर होगा। तेजस्वी जी तो यहां के उप मुख्यमंत्री रहे, उनको तो बिहार का पूरा ग्रिप है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तेजस्वी जी मुद्दों से भटक के एसआईआर को लेके राहुल गांधी जी का पूंछ बन के क्यों घूम रहे हैं, ये मेरे समझ में नहीं आई। तो यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं है एसआईआर, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, बिहार की जनता का जो स्वभाव है, अगर ऐसा कोई घोर अन्याय हो रहा होता तो बिहार की जनता अपने आप में सक्षम है जमीन पे उतर के सड़क पे आके उसको रुकवाने के लिए। बिहार की जनता जानती है कि जिसका वोट कट रहा है या तो मृत आदमी है, 22 लाख ऐसा वोट पकड़ाया जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका वोटर लिस्ट पे नाम चढ़ा हुआ है, उसको काटना ठीक है, बिहार की जनता मानती है, हर एक पढ़ा लिखा समझदार आदमी मानेगा। 7 लाख आदमी है जो एक से अधिक वोटर कार्ड बनाए हुए, डुप्लीसिटी हो, तो वो भी सही नहीं है, बिहार की जनता जानती है, वो भी रोकेगी। और करीबन 35-36 लाख आदमी है जो कि 2003 के वोटर रोल पे ना उनके पिताजी का नाम था, ना माताजी का नाम था, ना उनके पास कोई सही के कागजात हैं। ये अचानक से अवतरित हो गए हैं बिहार में 2003 के बाद। तो ये डाउटफुल कागजात वाले लोग हैं। तो एक डुप्लीकेट वोटर, एक डेड वोटर और एक डाउटफुल कागज वाला वोटर। तो जनता इसको जानती है, समझती है, इसलिए जनता शांत बैठी है कि भाई हमारा कागज ठीक है, हम बिहार के मतदाता हैं, हमको कोई रोक टोक नहीं है, हमको क्या परेशानी। जो गलत काम करके बैठा है इलेक्शनल रोल पे तो शुद्धिकरण होना ही चाहिए। होता रहता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो एक ऑब्जर्वेशन आया, मतलब कल या परसों शायद आया, बड़ा इंपॉर्टेंट था कि वह जो बाहरी व्यक्ति है, जो भारत का नागरिक नहीं है, सिटीजन है, वो वोट कैसे दे सकता है भारत में? वो नागरिक कैसे बन सकता है? नागरिकों के, भारत के नागरिकों के अपने अधिकार हैं, दे आर आउटसाइडर्स। मेरा ये मानना है कि तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे भद्दा स्वरूप यह है कि हम इतना गिर जाते हैं कि वोट बैंक बनाने के लिए इलीगल इमिग्रेंट घुसपैठियों को भी अंदर घुसा के वोटर कार्ड बनवा के अपने राजनीतिक लक्ष्य को साधने के लिए हम समाज और देश दोनों को जो है कष्ट में डालने का खतरा लेने में डरते नहीं है। ये जो काम बंगाल में हमारे पड़ोसी राज्य में हुआ है, आज की डेट में बंगाल के कई जिले हैं, वहां का सामाजिक संतुलन बिगड़ गया है। इतना ज्यादा इन्फ्लक्स, इतना ज्यादा घुसपैठ हुआ है और वोट बैंक की राजनीति का नंगा नाच जो तृणमूल ने किया है, वो सेम एजेंडा बिहार में आए, ये संभव नहीं। और मैं बहुत इस बात पे इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट का समर्थन करूंगा, एक नागरिक के तौर पे, पॉलिटिकल पार्टी के रूप में नहीं, कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन इसको स्पष्ट कर रहा है कि जो नागरिक है उसी को मताधिकार है। आप मताधिकार देने के लिए किसी को जबरदस्ती नागरिक नहीं बना सकते। तो आप लोग किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतर रहे हैं? कोई स्पष्ट मुद्दे तो है नहीं। कई बार तेजस्वी की तरफ से कहा जाता है कि जो चीज हम लोग सोच के रखते हैं उसको नीतीश कुमार पहले ही कर देते, चाहे वो शिक्षकों की बहाली वाला हो, पेंशन वाला मुद्दा हो, और भी 1-2 चीजें हैं जो होने वाली हैं। देखिए, चर्चा हो रही है। मेरा ये मानना है कि कुछ लोग बोलने का काम ज्यादा करते हैं और कुछ लोग करने का काम ज्यादा करते हैं। अब जैसे कल ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैंने 2017 में ये ओटा बेगूसराय वाला ब्रिज जो है 6 लेन ब्रिज, इसका शिलान्यास किया था और मैं ही इसका उद्घाटन कर रहा हूं, है ना। हमने जो जो बातें कही थी पहले, वो सारी चीजों को एक एक करके नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। वो 1,87,00,000 लोगों के लिए फ्री बिजली की बात हो, लाखों लोगों के लिए, विधवाओं, महिलाओं के लिए, पेंशन धारकों के लिए वृद्धि पेंशन की बात हो, वो डोमिसाइल की बात हो, तो नीतीश कुमार जी अपना काम कर रहे हैं, मोदी जी अपना काम कर रहे हैं। जिनको खाली बोलना है, करना कुछ नहीं है, बोलना है। राहुल गांधी जी की पार्टी कांग्रेस ने कहा कि हर एक महिला को 2500 रुपया दे देंगे। अरे भैया, बिहार में 6-7 करोड़ महिलाएं हैं, 2500 रुपया अगर उनको आप दे दीजिएगा तो पैसा कहां से आने वाला है? और अगर इतना बढ़िया योजना आपके पास है
तो आप जहां पे हिमाचल वगैरह में आपकी सरकार चल रही है, एक आध दो राज्यों में, कर्नाटक वगैरह में, वहां जो आपने वायदे किए वो तो पूरे नहीं किए, वहां जाके ये 2500 वहां भी बांट आई। तो जिनको करना नहीं है वो बोलेंगे, और जिनको करना है वो करके दिखाएंगे। कल एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है जिसमें मोकामा ब्रिज पर आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री एक गमछा को ऐसे से घुमा रहे हैं। तो पहले की एक तस्वीर थी जो प्रोमो में हम लोग चलाते हैं यूजुअल, तेजस्वी की भी तस्वीर है, वो गमछा बिहारी स्टाइल में घुमा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री भी घुमा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी की एक खूबसूरती है, वो मन से जन सेवा का आदमी है। जनता के मन को समझना, जनता के मन को जीतना, जनता के बीच रहना उनका यूएसपी है। आप देखिए, जब राम मंदिर की पूजा करने जाते हैं तो जिस प्रकार से जनता में एक आम व्यक्ति चाहेगा कि पूजा हो, उस तरह से वो जाते हैं। जब वो ब्रिज पे सामने से लोग अपना गमछा लहराते हैं तो प्रधानमंत्री जी भी अपना गमछा लहराते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का स्वभाव है, वो नागालैंड जाएंगे तो वहां के लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे, वो साउथ जाएंगे तो तमिलनाडु और केरल के लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे, बिहार आए तो बिहार के युवाओं से जुड़ने का प्रयास किया। तो बिहार में किस तरह की तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एक कोई मुद्दा तो यहाँ है नहीं, और नीतीश कुमार मूलतः डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स करते हुए अब तक दिख रहे हैं। ज्यादातर जो फोकस है वो अनाउंसमेंट पे है, बिग टिकट जो अनाउंसमेंट होने चाहिए वो हो रहा है। नहीं, मुझे ऐसा एक कैची सा कोई दिख नहीं रहा है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आप जिस पद पे और जिस बड़े चैनल और मीडिया हाउस के संपादक के रूप में बैठे हैं, आप भी मानते हैं कि विपक्ष जिस मुद्दे को मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहा था, एसआईआर, वो पूरी तरह से फ्लैट हो गया है, उसका कोई ट्रैक्शन बिहार में नहीं है। उनके पास नीतीश कुमार जी की सरकार पे अटैक करने के लिए कुछ है नहीं। नीतीश कुमार जी अपनी सरकार को तेजी से, परीक्षा से पहले हम लोग ज्यादा पढ़ाई करते हैं ना, वैसे ही नीतीश कुमार जी अपने इलेक्शन से पहले ज्यादा तेजी से अपनी सरकारी तंत्र को करके और एक के बाद एक लाभकारी योजनाएं जनता तक पहुंचा रहे हैं। तो हम बहुत संतुष्ट हैं। अंग्रेजी में एक वर्ड है, उसका हिंदी में मुझे समान वर्ड याद नहीं आ रहा, प्रियम्प्ट करना, मतलब किसी चीज को होने से पहले रोक देना। हाँ, मतलब उसको प्रियम्प्ट कर लेना। हाँ। कोई कुछ सामने वाला क्या चाल चलने वाला, जैसे शतरंज में होता है, सामने वाला क्या चाल चलेगा उसका तोड़ खोज के रखते हैं पहले। तो राजनीति तो यही है भाई साहब, राजनीति का तो काम ही यही कि सामने वाले से एक कदम आगे रहना। तो मोदी जी, नीतीश कुमार जी इस खेल में पारंगत हैं, जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। बिहार जो है, बिहार में अगर एक कोई भाई साहब एजेंडा मैं देखता हूं तो एक एजेंडा स्पष्ट है, बिहार को चॉइस करना है कि 2047 के विकसित भारत का पार्ट बनने के लिए डबल तेजी से आगे बढ़ेगा, या फिर छलावा जो लोग फैलाते हैं, 90 के दशक का लालटेन युग का हवाला देके वही आरक्षण बचाओ, वही संविधान खतरे में है, वही जो है सामाजिक न्याय के नाम पर वोट वसूली करना, ये तुष्टीकरण करना, ये वाला एजेंडा जो है, अब बिहार इसको देख के सुन के बोर हो चुका है। बिहार विकास के साथ है, विकसित भारत का पार्ट बनेगा। बीच में एक मुद्दा बड़ा चला था कि कानून व्यवस्था को लेके और लॉ एंड ऑर्डर को, मतलब एक तरह से उसकी पैरिटी की जा रही थी कि जो 90s में हमने देखा था और अभी जो इंसिडेंट हुए, मतलब हाल फिलहाल में कुछ तो हुए ही बिहार में, उसको एक तरह से कंपेयर करने की कोशिश हो रही थी लगातार कि कानून व्यवस्था का जिन लोगों का बैकग्राउंड ही क्रिमिनल एलिमेंट का रहा हो, वो अगर क्राइम पे बात करें तो ये बड़ा अटपटा सा लगता है। मतलब जिनके ऊपर अनेकों आरोप हो, सीबीआई से लेके ईडी से लेके, मतलब कार शोरूम लूटने तक, फर्नीचर उठवाने तक, मतलब कुछ याद है तभी का कुछ नहीं, मैं कह रहा हूं कि समय का देखिए, जो भी बिहार में 80 के और 90 दशक में पढ़ाई लिखाई कर रहा था, हम बच्चों ने भी देखा है, उस समय छोटे थे पर देखते सुनते तो थे। मेरा ये मानना है कि जिन लोगों का ऐसा हिस्ट्री रहा है, वो अगर बात करने लगते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, तो हास्यास्पद लगता है। एक बार उनकी रैली निकलती है तो उनके कार्यकर्ता लाठी में तेल पिलाना चालू करते हैं।
दुकानदारों को पीटना शुरू करते हैं, शटर गिरवाना शुरू करते हैं। तो मतलब जिनका चाल चरित्र और चलन बिहार ने देखा है, वो कानून व्यवस्था की बात करें तो बिहार की जनता साफ साफ देखती है, मुस्कुराती है और सब जानती है कि लॉ एंड ऑर्डर सेफ नीतीश कुमार जी के हाथ में रहेगा कि लालू जी के सुपुत्र के हाथ में रहेगा, ये पूरा बिहार जानता है। अभी इस चुनाव के बाद कौन से ऐसे नेता होंगे युवाओं में जिनकी जरूरत होगी बिहार को सबसे ज्यादा, मतलब जो कहीं कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे बिहार को? मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं कि मतलब कुछ इस तरह का एक समीकरण बने कि युवा सामने आए और उसको बिहार को नेक्स्ट स्टेज में ले जाए। किन मुद्दों को लेके, किन पॉलिसीज को लेके, किस तरह का एजेंडा होना चाहिए? मुझे लगता है फ्रॉम अ पर्सनल पर्सपेक्टिव, मैं 2020 के भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो कमेटी का भाग रहा। उस समय से हम लोगों ने एक आत्मनिर्भर बिहार का एजेंडा बनाया था। आज भी बेहतर बिहार की कल्पना के लिए मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया काम इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया में मोदी जी के सहयोग से नीतीश कुमार जी करवा रहे हैं। सड़कें और पुल तो बिहार में, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तो ऐसे बन रहे हैं जो अभूतपूर्व है। लेकिन साथ ही साथ हमको उद्यमिता, रोजगार दाता, इनको प्रमोट करने की जरूरत है। हमको अब पंचायत इकोनॉमी सोचने की जरूरत है। हर एक पंचायत में कैसे 10 व्यवसायी खड़े हों, उनको कैसे हम कैपिटल की फंडिंग पहुंचाएं। वो भले फिशरी करें, पोल्ट्री करें, कोई टेक्सटाइल का छोटा काम करें या कोई टूरिज्म में काम करें, लेकिन हमको 10 उद्यमी अगर बिहार में हर एक पंचायत से खड़े हों, तब जाके बिहार में लाख उद्यमी खड़े होंगे। ये लाख उद्यमी अगर 50-100 रोजगार देंगे, तब जाके बिहार के रोजगार की समस्या का निदान होगा। मुझे लगता है कि जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल, डेयरी, फिशरी, पोल्ट्री, किसानी में भी मल्टीपल इनकम के स्रोत होने चाहिए। खाली उनको कैश क्रॉप की तरफ मूव करना मतलब के जगह पे सोलर से कैसे इनकम आएगा और क्या चीज करके वो इनकम कमा सकते हैं, ये ऐसे बहुत सारी चीजों पे काम करने की आवश्यकता है। बहुत काम हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत काम होना बाकी है। बिहार जो है उसके पास जो सबसे बड़ी चैलेंज है, हमको गरीबी से लड़ना है। बिहार की जो छवि धूमिल हुई है लालू जी के कारण, उसको सुधारने में लगना है। और सबसे बड़ी बात कि हमको बिहार के युवाओं को जो होप, जो आशा देने की जरूरत है, उस पे काम करना है कि बिहार का युवा भी ठोक के गर्व से कहे कि हां मैं बिहारी हूं और मेरा स्टेट ये है। एक दृश्य हर शाम को आता है जब भी मैं ऑफिस से घर जाता हूं, तो बोरिंग कैनाल रोड पे, बोरिंग रोड पे, फ्रेजर रोड पे देखता हूं मैं कि सैकड़ों हजारों की तादाद में युवा हैं जो एक बैग लेके चल रहे हैं। किसी इंस्टीट्यूट में वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बड़े सपने संजो कर रखे हुए हैं। इनको हम कहां तक रिटेन कर पाएंगे सो दैट कि इनकी जो प्रतिभा है, इनकी जो मेधा है, ये सिर्फ बाहर के राज्यों में ना चली जाए, हम भी थोड़ा बहुत उसका इस्तेमाल करें। इसलिए मैंने कहा ना, जो भी देखिए लेबर इंटेंसिव खाली एग्रीकल्चर लेबर इंटेंसिव नहीं है। अब मैं आंकड़ों पे आता हूं, बिहार की 70% आबादी कृषि में जुटी है और कृषि का हमारे जीडीपी में योगदान 20% है। 20%। तो कृषि से हमको, कृषि में एक तो कमाई सुधारनी है और कृषि से लोग निकालने हैं। कहां जाएंगे वो लोग? तो उनको लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में लाना है। लेकिन अब हर एक जो युवा है बिहार का, वो खाली टेक्सटाइल में और पोल्ट्री में और फिशरी में तो काम करने के लिए इच्छुक नहीं है, डेयरी में काम करने के लिए इच्छुक नहीं है। तो हमको आईटी रेवोल्यूशन भी लाना है। आज के डेट में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी की दुनिया में जी रहे हैं। सबसे बड़ा जो मुझे लगता है यूएसपी भाई साहब ये है कि पहले हमारे युवाओं को प्रॉब्लम होती थी कि हमारे प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल साउथ और वेस्ट के बच्चों की तुलना में, महाराष्ट्र और बेंगलोर के बच्चों की तुलना में थोड़ा वीक होते थे, तो हमारे बच्चों को उस स्थान नहीं मिल पाता था। अब लेकिन जब हम एआई के जमाने में आ गए हैं, तो प्योरली कोडिंग का कमाल है। और बिहार में जो कोडिंग का पावर है, जो समझ है, जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, अद्भुत है। हमारे ही बच्चे जाके चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलोर में
आईटी कैंपसेस को रौनक करते हैं। जरूरी है कि हम एक ऐसी आईटी पॉलिसी लाएं कि वो कैंपस अब बेंगलोर से उठ के यहां आए। पटना आ गया। नीतीश कुमार जी ने इस पे पहल अच्छी की है, लेकिन अब हमको इसको आगे धकेलने की जरूरत है। बहुत आपका शुक्रिया। तो काफी सारे विषयों पे हमने बातचीत की, लेकिन एक बात बहुत जरूरी है कि बिहार जब टेक ऑफ करने की स्टेज में है, ऐसा हम लोग सभी मान के चल रहे हैं, जिस तरह का विकास डेवलपमेंट हमें अलग अलग क्षेत्रों में दिख रहा है, तो ये बहुत जरूरी है कि खेती के क्षेत्र में भी नए प्रयोग हों, जिसको हम नवाचार कहते हैं वो हो। आईटी में रिवोल्यूशन, क्योंकि यहाँ के बच्चे हम देखते हैं बहुत सारे पटना में या अन्य छोटे शहरों में जाते हैं, यहाँ से बैठ के वो बेंगलोर के लिए काम कर रहे हैं, दूसरे राज्यों के लिए काम कर रहे हैं, किसी बड़ी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। तो वो सपने जब तक हम यहाँ साकार नहीं कर लेंगे, तो बिहार का जो सपना हम देख रहे हैं कि जिस एक वो भी समय होता था कि बिहार पूरे देश पे राज करता था, हम बात करते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं सेमिनार्स में, लेकिन वो गौरव लौटेगा। 100% लौटेगा भाई साहब। आप अगर किसी भी देश प्रदेश की इतिहास को देखोगे तो हम मौर्य वंश के समय से अगर आज के बिहार को देखें तो पिछले 20-30 साल में जो भी हमको अच्छा या बुरा हुआ है, या लालू जी के काल में जो भी आगे पीछे हुआ, वो 15-20 साल एक मात्र ब्लिप है, एक छोटा सा बिंदु मात्र है इतने हजारों साल की हिस्ट्री में। तो बिहार का स्वर्णिम काल था, स्वर्णिम काल आएगा और बिहारी ही लाएगा, ये आप निश्चित मानो। बिहारी आदमी जो है बहुत जुझारू है, हार मारने वाला पार्टी नहीं है। वो एक बार जिद ठान लेगा तो बिहार को एक डेवलप्ड राज्य भी